हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र यानी जो है इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और ख़ास तौर से यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। देखो बच्चों, जो पूर्णांक रहेगा 100 अंकों का, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। इस पहले बहुविकल्पी रहेगा जो एक एक नंबर रहेगा, जिनका केवल सही अपने पुस्तक लिखना है। उसके बाद में अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेगा और जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद में है लघुत्तरीय प्रश्न है जो जिसको 150 शब्दों में लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जो 30 शब्दों में लिखना है। 30 से थोड़ा कम हो जाए चलेगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है भैया, तो ऐसे ही पेपर जो है आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग विकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक नंबरी का है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है जो एक एक नंबर का है। देखो, केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं हैं जो पाई जाती हैं बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इन सभी में। केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं हैं जो पाई जाती हैं, तो बाजार अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं, इन सभी में हो जाएगा। मिश्रित में अर्थव्यवस्था में पाई जाती है और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जो है पाई जाती है। उपयोगिता के दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। उपयोगिता के दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा क्षैतिज अक्ष के समांतर हो तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच होगी। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा क्षैतिज अक्ष के समांतर हो तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो 3 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। पूर्णता जो है लोचदार होगी। क्या होगी? पूर्णता लोचदार। नकद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है कि नकद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो है किया जाता है बच्चों। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक द्वारा जो है किया जाता है। पांचवा है, उत्पादन फलन का समीकरण है। उत्पादन फलन का जो है समीकरण आपको बताना है, तो 5 का ए हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व में सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व में सम्मिलित नहीं है। देखो यहाँ पूछ रहा है सम्मिलित है नहीं है, तो 6 का साथ दोस्तों सही जवाब का डी रहेगा। रोजगार की उपलब्धता में सहायक ये नहीं है, और सब है। अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली सहायक भी है, ये सब सही है, लेकिन जो है डी नहीं सही है। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या सम्मिलित है? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूंजीगत प्राप्तियों में क्या सम्मिलित है? तो सही जवाब दोस्तों जो है वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उधार। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर आपको बताना है क्या होता है, तो 8 का हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें। सही जवाब ये हो जाएगा। न्यून मांग को प्रभावित करने वाला कारक है। न्यून मांग को प्रभावित करने वाला जो है कारक कौन है? तो उत्पादन पर जो है प्रभाव। सही जवाब ये हो जाएगा। जिस प्रणाली में विनिमय दर को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कहलाती है, तो दो क्या कहलाती है? स्थिर विनिमय दर कहलाती है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को अब देखेंगे जो 3-3 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर हम लोग देखेंगे। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत अर्थशास्त्र केवल वस्तु स्थिति के कारण एवं प्रभाव संबंध को जो है परिभाषित करता है। इसका संबंध बच्चों क्या है? क्या है से जो है होता है। इसका संबंध जो है क्या है से जो है होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यदि वस्तु 2 की कीमत में 1 रुपये की गिरावट आ जाए, परंतु वस्तु 1 की कीमत में तथा उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन हो, तो बजट रेखा में जो है क्या परिवर्तन आएगा? तो बजट रेखा में जो है क्या परिवर्तन आएगा आपको बताना है। तो 12 का उत्तर हम लोग देखेंगे। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा?
आइए जो है क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देखेंगे। यदि वस्तु 2 कीमत में 1 रुपये की गिरावट आ जाए तो परंतु एक कीमत में तथा उपभोक्ता आय में कोई परिवर्तन हो तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन आएगा? इसका उत्तर बच्चों आइए देखते हैं हम। यदि वस्तु 2 की कीमत में 1 रुपये की गिरावट आ जाए तो बजट रेखा में हो रहे परिवर्तन को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे? आप लोग देख सकते हैं बच्चों, बजट रेखा ये भी बाहरी घुमाव ऐसे करना है आपको, ठीक है, इसी प्रकार से आपको दर्शाना है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पूर्णतः बेलोचदार मांग रेखा बनाइए। पूर्णतः बेलोचदार मांग रेखा बनाइए। आइए इसका उत्तर हम लोग दिखा देते हैं बच्चों, आप लोग बना लेना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दोस्तों जो है, पूर्णतः बेलोचदार मांग रेखा बनाइए। देखो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंस है, 2-3 सालों से लगातार पूछ रहा है परीक्षाओं में। तो उत्तर पूर्णतः बेलोचदार मांग रेखा इस प्रकार है। कीमत में वृद्धि अथवा कमी होने पर मांग का स्थिर होना, ठीक है, ED बराबर 0। उसके बाद में ऐसे चित्र दोस्तों जो है बनाना है आपको, ठीक भैया, देख लीजिए, ऐसे ही आप लोग इसकी सार लीजिए, इसे बनाना है। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे हम लोग। ये भी 3 नंबर का है। पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या है? पैमाने के प्रतिफल का जो है नियम क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 14 का उत्तर हम लोग देखेंगे। पैमाने के प्रतिफल का नियम। देखो पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है दीर्घ माने जो लंबा काल होता है। पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है दीर्घ काल में निर्गतों और आगतों की माप के संबंध को जो है वर्णित करता है, जो बताता है कि यदि उत्पत्ति के साधनों में अनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए तो उत्पादन में जो है किस प्रकार परिवर्तन होगा। ठीक है भैया, तो ये प्रश्नोत्तर नंबर 14 है। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 15 देखेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 15 का है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 2 लक्षण लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 15 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 2 लक्षण लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 2 लक्षण। देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 2 लक्षण निम्न है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 2 लक्षण जो है निम्न है। नंबर 1, हर उत्पादक की बनाई गई वस्तु एक जैसी होती है। नंबर 2, बाजार में प्रवेश करने या बाहर निकलने में किसी को भी कोई बाधा नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 2 लक्षण हैं। पहला है हर उत्पादक की बनाई गई वस्तु एक जैसी होती है। दूसरा है बाजार में प्रवेश करने या बाहर निकलने में किसी को भी कोई बाधा नहीं होती। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 16 का उत्तर देखेंगे। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 16 है दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। 16 का उत्तर देखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र। आइए उत्तर देखेंगे इसका हम लोग। देखो बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो उन सभी वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा दी गई वस्तुओं का जो है उत्पादन किया जा सके, जिससे संसाधन एवं उत्पादन तकनीक स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित हो। अब हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 17 देखेंगे। देखो प्रश्नोत्तर नंबर 17 है, क्या है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो है परिभाषित कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित कीजिए। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित कीजिए। देखो तो आइए प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 17 देखेंगे। देखो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष मतलब जो इनडायरेक्ट, जिसको इंग्लिश में इनडायरेक्ट कहते हैं, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को जो है घटाने एवं सब्सिडी माने बच्चों होता है छूट होता है, घटाने एवं सब्सिडी को जो है जोड़ने से जो राशि प्राप्ति होती है वह जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। ठीक है भैया, फिर से देख लेंगे। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को जो है घटाने एवं सब्सिडी को जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है वह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हम लोग देखें बच्चों। क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? व्याख्या कीजिए। क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 18 का उत्तर हम लोग देखेंगे। क्या सार्वजनिक ऋण वाला, तो बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है। बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो है बच्चों
ऋण लिया जाता है, जिसे जो है सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। देखो, बजट घाटा को पूरा करने के लिए, जैसे बजट कोई है उसमें घाटा हो गया है, तो बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है, जिसे जो है सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। इस ऋण से प्राप्त धनराशि को वर्तमान पीढ़ी के कल्याण पर जो है व्यय किया जाता है। ठीक है भैया, व्यय किया जाता है, किंतु इसे चुकाने का भार भावी पीढ़ी को जो है अंतरित हो जाता है। जो भावी आने वाली पीढ़ी है, अंतरित हो जाता है। इस प्रकार वर्तमान ऋण भावी पीढ़ी के लिए जो है बोझ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो 6 अंकों का रहता है। उसके बाद बच्चों जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो जो है कितने अंकों का रहेगा? जो है 10 अंकों का रहेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितने अंकों का? 10 अंकों का। और जहाँ भी अथवा लग जाए, दो में से एक ही आपको जो है करना है। तो चलिए सबसे हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये लगातार कई वर्षों जो है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए पहले लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। जो 6 अंकों का है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार कई वर्षों जो है परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, अथवा अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, अथवा जो है व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित कीजिए। कई मॉडल्स जो है पूछ सकता है। ये सब का उत्तर बच्चों एक ही होगा, यही होगा। ठीक है ना? चाहे ऐसे पूछे, चाहे इस प्रकार पूछे, चाहे इस प्रकार पूछे, सबका उत्तर यही होगा। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। आइए, एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं अर्थशास्त्र फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु प्रकाश डालना है बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न है और इसको दीर्घोत्तरीय भी आप बना सकते हैं। देखो, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म में कंपनी होता है, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता एवं एक वस्तु आदि के स्तर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों सामान्यतः यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का जो है अध्ययन किया जाता है। पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, दूसरा है मांग का सिद्धांत, तीसरा है जो है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, चौथा है पूर्ति का सिद्धांत, पांचवा है जो है कीमत का सिद्धांत, और दूसरा है बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों से जो है संबंधित है तथा संपूर्ण अर्थशास्त्र में चरों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का जो है अध्ययन किया जाता है। पहला है आय एवं रोजगार सिद्धांत, दूसरा है जो है सामान्य कीमत स्तर एवं मूल्य सिद्धांत, तीसरा जो है आर्थिक विकास का सिद्धांत, चौथा है जो है वितरण का सिद्धांत। तो बच्चों इस प्रकार से जो है उत्तर आप लोग को लिखना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न। 13 क्वेश्चन है, पूर्णतः लोचदार मांग रेखा उपयोगिता दृष्टिकोण का अर्थ बताते हुए इसकी विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। मांग की लोच का अर्थ लिखिए तथा मांग कीमत लोच श्रेणियों को संक्षेप में समझाइए। औसत आय तथा सीमांत आय की स्थिति को समझाइए। फर्मों के एक स्थिर संख्या होने पर पूर्ण प्रतिवर्ती बाजार में कीमत का जो है निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम के रेखाचित्र को स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। जहाँ भी अथवा लगे एक भुगतान संतुलन के चालू खाते तथा पूंजी खाते के प्रमुख मदों का वर्णन कीजिए। भारत के प्रतिकूल भुगतान संतुलन के मांग कारण से क्या है। वाणिज्यिक बैंकों के साथ सृजन क्रिया को समझाइए। अथवा जहाँ कर दे बच्चों सिर्फ एक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे।